डिस्टर्ब किया गया, रोका गया, जाम लगाए गए, तब जाकर जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा लोगों ने साथ दिया। हमारी सभा को डिस्टर्ब करा रहे हो। मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री जी को, आप आओ मुजफ्फरनगर, इतनी बड़ी सभा करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। मुझे पता है ना कि मेरी एक आवाज पे क्या हो सकता है, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं कह रहा हूँ मुझे 2 दिन लग जाते हैं जाम खुलवाने में, अगर मैं अपील कर देता पूरे यूपी के लोग आ जाओ। तुम सैकड़ों में अकेला चंद्रशेखर आजाद आ जाओ, बिल फाड़ कर दिखाओ, प्रमोशन रिजर्वेशन का जाओ। सत्ता की रैलियों को प्रशासन खुद से आगे बढ़ के करवाता है, सत्ता के मित्रों को, और हमें जो है रोकने के लिए एडी चोटी के जोर लगाए, डिस्टर्बेंस पैदा किया। इस मुजफ्फरनगर की धरती पर ये जो ऐतिहासिक जन सैलाब आया है, ये चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप साम दाम दंड भेद यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर कल हम लोग बहुजन राष्ट्र के लिए निकल पड़े, फिर क्या करोगे? सरकार ऐसे ही करेगी कि भाई आ जाओ, यात्रा कर लो, सड़क खाली आ जाओ, करो, कमर कसनी पड़ेगी। जिस तरह SIR के जरिए जो है ना, अब वोटों पे डाका पड़ रहा है। आज हमारे लोगों को थोड़ा जंग लगा है, उनको लगता है कि अब समाज बदल गया। नहीं बदला है। समाज बदलने के लिए आपको ना पहले शक्ति बनानी पड़ेगी। न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति सत्ता में है। जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तमाशा देखते हैं, रोना धोना बंद करो, भीख मांगना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो, अपने पैरों पर खड़े होकर सत्ता बनाओ, भाईचारा बना के। अभी तो हमारा पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन बाकी, अभी तो लखनऊ को करना है। कोई बस नहीं चलता हम पे, तो वो हमें हमारी जाति के नाम पे गाली दे के नीचा दिखाने की कोशिश करता, मुकाबला नहीं कर सकता हमारा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड में एक युद्ध जीत करके आए। युद्ध शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि युद्ध लड़ना पड़ा, शासन से, प्रशासन से, सत्ता से। इसके बाद तमाम लोगों को उस संविधान की शपथ दिलवा पाए जिस संविधान से ये देश चल रहा है। सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मेरे साथ में हैं। मुजफ्फरनगर रैली को लेकर के जो सोच थी, जो परसेप्शन था पार्टी का, उससे बेहतर मानते हैं या उससे कमतर मानते हैं? रैली के दमखम के आधार पर देखेंगे तो जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा लोगों ने साथ दिया है। इवन जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है तो कोई गांव ऐसा नहीं, चाहे किसी गांव से 4 आदमी आए हों, लेकिन बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, ये जो बेल्ट थी, इसमें कोई ऐसा गांव नहीं था जहां से लोग ना आए हों। कस्बों से भी आए, गांव से भी आए, लेकिन कोई गांव बचा नहीं। ये एक बड़ा जो है बदलाव है कि हर गांव में आजाद समाज पार्टी की टीम, भीम आर्मी की टीम पहुंच गई। तो एक बड़ा सम्मेलन हुआ। जिस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ, इतनी बड़ी रैली होने के बावजूद, हालांकि ठीक है हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष के साथ इस तरह का सलूक करना सरकार को जायज है। क्या तो अपने लिए करेंगे, अपने मित्रों के लिए करेंगे प्रबंध, हमारे लिए क्यों करने लगे? लेकिन एक कड़वी बात यह है कि जिस तरह से बड़ी गाड़ियों को नहीं रोका गया, रूट डाइवर्ट नहीं किया गया और हमारी गाड़ियां जाम में फंसी रही। और मैं आपको विश्वास दिला कहता हूँ, आप पता करवाना, सैकड़ों बसें ऐसी थी जो रैली के खत्म होने के बाद तक भी रैली स्थल पर नहीं पहुंच पाई। 8-8, 10-10 किलोमीटर बस रोक दी गई। नाम को भी पुलिस के लोग नहीं थे। इतने लोग तो अगर मैं कहीं वैसे झूठ की खबर भेज दूं तो मुझे रोकने आए थे। जितने लोग जो हैं वहां लगे हुए थे, तो वो प्रबंधन नहीं था। हमारे वॉलंटियर फोर्स के लोगों ने जितनी मेहनत कर सकते थे, हमारी जो है लीगल सेल के लोग और हमारी जो है मिशन 78 की टीम ने जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में मदद कराई, और फिर पार्टी, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जमीन के, उन्होंने जो रोल अदा किया वो बहुत शानदार था। और हमेशा की तरह आज फिर उन्होंने मेरे पार्टी के संगठन के मान सम्मान को 4 चांद लगाए। बड़ी संख्या में आए और आप समझिए कि सर्दियों के दिन है और 4, 4:30 बजे तक डटे रहना, ये बहुत शानदार वो थी। और इतने व्यवधानों के बाद, इतनी जो है डिस्टर्बेंस के बाद भी मंच पर आपने बहुत नाराजगी व्यक्त की शासन प्रशासन के रवैये को लेकर। पुलिस जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सरकार का होता है। आज उनकी है तो उनके हिसाब से काम कर रहा है, तो हमारे लिए व्यवस्था क्यों करेगा? लेकिन सब रैलियों में तो ऐसा नहीं होता, कई में व्यवस्था करते भी हैं। ठीक है, अब जिनके लिए कर रहे हैं उनको बधाई। अब हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमें कोई नाराजगी नहीं। जब राजकाज बदल जाएगा तो फिर ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जब हमारा राजकाज, हमारी पार्टी का राजकाज होगा तो हम कोशिश करेंगे किसी को भी अगर रैली या विरोध करना है तो उनके लिए व्यवस्थित किया जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, आप समझिए ना समस्या क्या है। सहयोग और असहयोग की बात नहीं। अगर इनकेस कोई घटना घट जाए,
जिस तरह से बैरिकेटिंग तोड़ तो के जो है, जिम्मेदारी बनती है। हाँ बैरिकेटिंग तोड़ के लोग आगे आगे, अचानक कोई घटना घट जाए तो क्या नहीं हो सकता है। लाखों लोग थे ग्राउंड में, बिल्कुल। और पुल आप देखो, जब मैं स्पीच कर रहा था मैंने वो देखा, और मैं राइट साइड में देख रहा, पूरे पुल तब भी भर भर के चल रहे थे, बिल्कुल चल रहे थे, मैंने पूरा खुद ही ग्राउंड भरा हुआ था जब मैं आया 2 बजे। आप ये देखो, क्योंकि डिस्टर्ब किया गया, रोका गया, जाम लगाए गए, तब जाके ना एक बार में जो है, जहां 12 साढ़े 12 बजे तक लग रहा था कि कुर्सियां खाली है, वहां 1 बजने के करीब जो है वो जो हजूम आया है, 50-60 हजार आदमी एकदम से जो है, तो पूरा वो ग्राउंड जो है, जो इससे कुर्सी के खाली थे वो सब भर गए। और उसके बाद जो लगातार आते रहे, मैं तो गया हूं ना, मैंने बताया जिस रोड से जो वीआईपी रूट बना था मेरे, उस पे 5,000 आदमी मुझे रास्ते में मिले, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, और अपना कंबल सर पे रख के और कैसे कैसे आ रहे हैं। तो मैं तो गदगद था उनकी हिम्मत को देख के। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा पूरे बहुजन समाज का, और साथ में उस समाज का जिस समाज ने अभी तक अपने अंदर जो क्रांति के भाव हैं, जिनका मनोबल गिराने के लिए जो लंबे समय सत्ता में नहीं रहा और तमाम तरह के प्रयास किए गए, आज भी उसके अंदर जो है, अगर उसको एक आवाज दी जाए, इतने जो है संघर्ष के भाव है, तो मैं उस अम्बेडकरवादी समाज का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे संत आए, गुरु आए, बुजुर्ग लोग, सम्मानित लोग आए, और आप ये बताइए कौन नहीं था, बहुजन समाज का कौन सा हिस्सा नहीं था। आज हमारे मंच पे सैन था, विश्वकर्मा था, पाल था, प्रजापति था, कश्यप था, सैनी था, लोधी था, यादव था, जाट था, गुजर था, कौन नहीं था। एक जाति जो है पश्चिम में, जिन 3 मंडलों में जो है, उसकी लीडरशिप ना ऐसा नहीं था, सब थे, मुस्लिम थे, शेड्यूल कास्ट की सब जातियां थी, जाटव थे, वाल्मीकि की संख्या बहुत थी, तो किसान थे, किसान आए बड़े पैमाने पे आशीर्वाद देने आया। देखो, मैं किसानों की राजनीति को समझता हूँ भाई। हमारे यहाँ जो अनुसंधान केंद्र लगे हुए हैं, 350 रुपए तो लागत आ रही है गन्ने की, आप 400 रुपए देके किसान को बेवकूफ समझ रहे हो। और फिर उसके साथ बिजली के दाम आपने बढ़ा दिए, आपने जो है यूरिया के दाम बढ़ा दिए हैं, आपने डीएपी टाइम पे नहीं दे रहे हो। किसान परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं, किसान के अंदर पीड़ा है कि कोई आए हमारी आवाज उठाए। और आज जैसा उन्होंने बल दिखाया है, जिस तरह का भाव दिखाया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनके मन में भी ये बात है कि अगर ये आदमी आगे बढ़ जाए तो फिर किसानों की तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा और किसानों की समस्या का हल होगा। और मैं आज कहता हूँ, राजकाज बनेगा तो हम 500 रुपए देंगे गन्ने का मूल्य, और सिर्फ गन्ने का मूल्य नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे खेती किसान जुड़े हुए लोगों को और अलग जो है अवसर दिए जाएं कि वो जो है वो खेती किसान के पीछे ना हटें। अच्छा, एक खास बात, आप शुरू से अपील करते रहे कि 3 मंडल की रैली है, 3 मंडल की रैली है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा था क्या? अमूमन लोग कहते हैं कि भाई रैली में पूरे देश भर से लोग आओ, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाओ, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाओ, लेकिन आपने कहा 3 मंडल की रैली है, 3 ही मंडल से लोग बुलाए, आपने मना कर दिया उन लोगों को। मैंने मना किया, मैंने डांटा कि यहाँ से बाहर के लोग मत आना, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी एक आवाज पे क्या हो सकता है, मैं जानता हूँ इस बात को। ये 3 मंडल के थे, मैं आपको चैलेंज कर, क्राउड होने का खतरा था आपको। ओवर क्राउड, मैं कह रहा हूँ मुझे 2 दिन लग जाते हैं जाम खुलवाने में, अगर मैं अपील कर देता पूरे यूपी के लोग आ जाओ। आप समझो ना मेरी बात को, आप समझने को, मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, मैं इनकी नाराजगी को भी जानता हूँ, मैं इनके विरोध को भी जानता हूँ, मैं इनके समर्थन को भी जानता हूँ। मेरी तरफ कोई आंख उठती है तो जान की बाजी लगा देते हैं, तो मैं इस बात को समझता हूँ। मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का भी धन्यवाद दूंगा, हमारे आजाद समाज पार्टी की जो लीडरशिप है उनका, भीम आर्मी के जो हमारे नेता हैं, भाई विनय जी का, कमल भाई का, महक भाई का, प्रवीण भाई का, तमाम भीम आर्मी के साथी, रजत साहब जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के, तमाम साथियों ने बहुत मेहनत की, सभी 14 जिलों के जिला अध्यक्षों ने मेहनत की, और आजाद समाज पार्टी भाई रविंद्र भाटी जी का, प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी का, सतपाल जी का, तमाम साथियों ने, गाजी जी का, तमाम साथियों ने दिन रात मेहनत की, कोई तोड़ ही नहीं उनका। हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे मंडल के जो लीडरशिप हैं, जोगिंदर साहब, श्री साहब, दीपक साहब, तमाम जो हमारे साथी हैं, उन सब लोगों ने, जीतोड़ में अमित कसाना जी, तमाम लोगों ने मेहनत की, और उसका परिणाम था। और बिजनौर का तो मैं किस तरह से धन्यवाद करूं, बिजनौर तो हमेशा जो है मेरे साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा है। बिजनौर ने अपने आप को साबित किया। और आपको मैं बताऊं, जब मैं वहां से रैली के बाद चला तो मुझे फोन आया कि साहब पुलिस हमारी गाड़ी नहीं आने दे रही। मैंने कहा कितनी गाड़ी है? कि नजीबाद विधानसभा की 25 बसें हैं सर, हम लोग आना चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया अब तो रैली खत्म हो गई मेरे भाई, अब क्या करोगे, अब तो वापस चले जाओ। तो ये स्थिति का सामना करना पड़ा, जहाँ एक तरफ सत्ता की रैलियों को प्रशासन खुद से आगे बढ़ के करवाता है, सत्ता के मित्रों को, और हमारे यहाँ हमें जो है रोकने के लिए एडी चोटी के जोर लगाए, डिस्टर्बेंस पैदा किया। लेकिन ठीक है, कार्यकर्ता धीरे धीरे समझदार हो रहा है, वो अपने लिए स्वयं करा सकता है। हम तो बहुजन समाज के वॉलंटियर हैं, हम समझते हैं इन सब चीजों से हमें 2-4 होना था। 50 लाख संविधान शपथ, एक ऐसे समय में जब एक बड़े वाले का छोटा भाई
यात्रा निकाल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन राष्ट्र बनाएंगे और ये बनाएंगे, उस समय आप संविधान की शपथ दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं उसमें शब्द भी आया है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। क्या मकसद है इसका? नीरज भाई, इनका जिक्र करके जो है ना, और प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा कि मेरे छोटे भाई, वो छोटे भाई हैं, पॉलिटिकल मोहरा है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैंने तो आज उसके बारे में कहा कि वो कह रहा था भाई जो है हम यात्रा निकाल रहे हैं और हम तो पर्ची देख के बताते हैं भविष्य, और कहता हमारी सेवा का लाभ ले लो, भाई हम ये बता देंगे तो उससे उसको ये नहीं पता लगा कि वो दिल्ली से 100 किलोमीटर पे था और दिल्ली में एक बम धमाका हो गया, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, तो उसके इंद्रियों ने काम नहीं किया, खुद ही के 25,000 गद्दे चोरी हो गए। हाँ, अपने गद्दों की रक्षा नहीं कर पाया वो बताओ क्या रक्षा करेगा, आप समझो। और कहता मैं कहना नहीं चाहता था, मुझसे बुलवाया जा रहा है, तो भाई तेरे गद्दे चोरी हो गए, तुझे नहीं पर्ची नहीं देखी तूने कि गद्दे कहाँ चले गए हैं? कभी कभी कहता है भाई वो आगे चल के जो खाना खाया था, मतलब किस तरह की आप समझो तमाशबीन आदमी है वो, डमरू बजा के जो है तमाशा करता है, जिससे सरकार उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। और धर्म तो आप समझते हैं इस सरकार में वैसे धर्म को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी यात्राएं होती है। मेरा सवाल ये था कि आप जिस राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो तो असंवैधानिक है, लेकिन अगर कल हम लोग बहुजन राष्ट्र के लिए 85% बहुजन समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुजन राष्ट्र की मांग के लिए निकल पड़े, फिर क्या करोगे? फिर सरकार ऐसे ही करेगी कि भाई आ जाओ यात्रा कर लो, सड़क खाली आ जाओ कर लो, आप समझो। ऐसी करेगी जो आज किया है। ठीक है, हम ऐसे हालातों से लड़ने वाले लोग हैं, हमने जेलें काटी हैं, मुकदमे सहे हैं, षड्यंत्र देखे हैं। हम ये मानते नहीं भाई हमारे ऊपर संतों गुरुओं महापुरुषों का, हमारी बहनों का, हमारी माओ का, हमारे परिवार के बड़े लोगों का, अभिभावकों का आशीर्वाद है, वरना आप समझिए कहाँ रैली करने की हिम्मत और कहाँ जो है कोई सरकार के खिलाफ बोल पाता है। ठीक है, अब एक सवाल आज मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल उस समय फाड़ दिया था, अब मैं अकेला हूँ पार्लियामेंट में, किसी में हिम्मत हो हम लाएंगे कोशिश करके बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, किसी में हिम्मत हो तो फाड़ के दिखाए, सत्ता और विपक्ष हो। अब समझो ना, समाज मूर्ख नहीं है, हमारे लिए रहबरे आजम हैं मान्यवर काशीराम साहब, हमने उनको गुरु मानते हैं, गुरु का दर्जा माँ बाप से बड़ा होता है। उनकी जयंती की छुट्टी आपने खत्म कर दी और आप अपने आप को इन वर्गों का हितैषी कहते हो। ठीक है, बहुत कुछ है जो आज समाज के सामने रखा है कि समाज को समझ आ जाए कि कोई बिहार जा कह देता कि ये ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। ठीक है, हर कोई स्वाभिमान रखता है, ऐसा इलाज करेंगे सब लोग याद रखेंगे। अब हम मैदान में, ऐसा थोड़ा ही कि कोई कुछ भी कह देगा। ठीक है, समय बलवान होता है। इतने लाखों लोगों को संविधान की शपथ दिलाने का क्या मकसद है? देखिए नीरज भाई, जो माहौल अभी चल रहा है, ऐसे माहौल को हमें समझना पड़ेगा। ऐसे में संविधानवादियों को कमर कसनी पड़ेगी। जिस तरह SIR के जरिए जो है ना, अब वोटों पे डाका पड़ रहा है और इतने कम समय में आप कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट कर दो, और जिस तरह की ऑडियो आ रही है कि पिछड़ों के वोट काट दो, आप समझो कि हम लोगों के अंदर चिंताएं हैं। तो ऐसे में मतलब संविधानवादियों को जागरूक करना, उनके अंदर चेतना पैदा करना और उनको ये बताना कि भाई उनको करना क्या है। जैसे मैंने कहा है कि भाई आप खाद डाल लो जाके, अब जो 30,612 बूथ हैं इन 14 जिलों में, आप जाओ और खाद डाल दो, और खाद डाल के एक एक वोट सुनिश्चित करो कि हमारा, क्योंकि वोट हवा में नहीं मिला ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया अधिकार है हमें, ये उनकी शक्ति है, उसको जाने नहीं देंगे ना। कोई SIR के नाम पे काट दे वोट, कैसे काट देगा? SIR के लिए पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। कल हम लोग अपील करेंगे कि एक रोटी कम खाएं, अपने बूथ को संभालें, एक एक वोट को संभालें और एक एक वोट को संरक्षित करने का काम करें, और जो नए वोट है बनने वाले उनको बनवाने का काम करें, खाली ना बैठे। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये वोट का अधिकार ही है कि बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े गाड़े वाले हमारी बस्तियों में आते हैं, हमारे पैर पकड़ते हैं, हमें भाई कहते हैं, जिनको 5 साल जो हमें कभी दिखाई नहीं देते, वो भी अगर जो है हमारी बूढ़ी माएँ दादियों से हाथ पैर सर पे रखवाते हैं और कहलवाते हैं कि दादी हमें आशीर्वाद दे दो, माँ हमें आशीर्वाद दे दो, वो हमें ताकत दे दो, ये वोट ही है। ये चली गई तो कोई हमें पूछेगा भी नहीं। दलित पिछड़ों को, मुसलमानों कौन पूछेगा? आप समझे, जिस तरह अधिकार, संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं, धर्म निरपेक्षता पे जो हमला हो रहा है, किसी अगर बुलडोजर चला दो, किसी की मस्जिद तोड़ दो, किसी का जो है वो खानका तोड़ दो, कुछ ही कर दो, किसी की धार्मिक आजादी पे हमला कर दो, किसी धार्मिक उत्सव को ना होने दो। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 28 है, 29 है, तीरे धार्मिक जो आपके जो बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, उनको उन पे जो है बुलडोजर फेर दो, उन पे जो उनको बंद कर दो, तालाबंदी कर दो। हो रहा है ना, ये सब समझना पड़ेगा। और जिस तरह से देश को पाखंडवाद कर मोड़ा जा रहा है, आर्टिकल 51 को जो है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उनको समझना पड़ेगा। यही लोगों से मैंने अपील की, इसलिए संविधान की शपथ दिलाई
कि ये संविधान है, इस संविधान से पहला हमारा जीवन क्या था। सोचो इस देश में संविधान ना होता तो मुझे कौन कुर्सी बैठने देता, मुझे कौन रैली करने देता, मुझे कौन इस गाड़ी में घूमने देता, मुझे कौन प्लेन में उड़ने देता। ये तो संवैधानिक व्यवस्था में तो अधिकार मिले हैं ना। आज हमारे लोगों को थोड़ा जंग लगा है, उनको लगता है कि अब समाज बदल गया। नहीं बदला है। समाज बदलने के लिए आपको ना पहले शक्ति बनानी पड़ेगी। कोई भी परिवर्तन बिना शक्ति के नहीं होता। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति सत्ता में है। जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते, तमाशा देखते रहो। तो मैंने तो अपने लोगों से कहा कि अगर आप स्वाभिमानी हो तो यहाँ से जाने के बाद रोना धोना बंद करो, भीख मांगना बंद करो कि सरकार नौकरी दे दे, सरकार रोजगार दे दे, सरकार जमीन दे दे, सरकार मकान दे दे, और सत्ता का प्रबंध करो। रोना धोना बंद करो, भीख मांगना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो। अपने पैरों पर खड़े होकर सत्ता बनाओ, भाईचारा बना के। और भाईचारा बना के सत्ता बनेगी तो देने वाले बनो। काशीराम साहब जो कहते थे, उनके चेले हैं, वो कहते हैं अभी तक हमारे समाज का हाथ ऐसे फैला हुआ था, हम हर चीज के लिए हाथ फैलाते। अब मैं कह रहा हूं कि अपने हाथ को ऐसे कर लो, अपनी सोच मजबूत करो, तो जैसे राजकाज बन जाएगा। आज हम नगीना में देने की स्थिति में नहीं, क्या देने की स्थिति में कोई हमसे कहता है कि साहब वहां सड़क बनानी, तो हम कहते चलो बनेगी। कोई कहता साहब वहां वो शेड बनानी है, बनेगी। कोई कहता साहब मेरे बिजली का वो नहीं आ रहा, तो बिजली की व्यवस्था करा के देते हैं। कोई और किसी का काम होता है तो पानी की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था करके देते हैं। तो ये राजकाज कहाँ से बना? तो बिजनौर के लोगों ने सीख लिया, बिजनौर के लोगों ने समझ लिया। तो जब उन्होंने समझ लिया और ये कर दिया तो अब देखो बात बन गई। तो ऐसे ही अगर वो इसी शक्ति को पूरे प्रदेश में बनाएंगे तो राजकाज बनेगा। राजकाज बनेगा तो फिर किसी की भी समस्या ऐसी नहीं होगी जो खाली बह जाए, और ये जुल्म जाति करने वाले इनकी टांग कांप जाएगी। इस रैली के बाद अब क्या, नेक्स्ट क्या? ये तो आप कह रहे हैं रैली में, तो हम कह रहे हैं कि आज तो पैर रखा है, आज तो पैर रखा है उत्तर प्रदेश में। यस। अभी तो हमारा पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन बाकी है, अभी तो लखनऊ वो करना है। उसके बाद और बड़े कार्यक्रम बाकी। अभी तो 3 ही मंडलों की है, अभी तो 15 मंडल बाकी हैं भाई। आप जब पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, मैं आज पूरा घूम घूम के देख रहा था। नहीं, आपने सुना नहीं सुना मैंने क्या मांग की है? मैंने मांग की कि पिछड़े वर्ग को प्रमोशन में SC ST के साथ OBC को रिजर्वेशन दिया जाए, एक मांग। दूसरा, पिछड़े वर्ग को लोकसभा और विधानसभा में भी जो उनका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया जाए, जैसे SC ST को मिलता है। उनकी संख्या के आधार पर जाति की गणना कराओ। 52% OBC को, अति पिछड़े पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी संख्या के आधार पर रिजर्वेशन दो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, कि लोकसभा उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, उनके वर्ग का आदमी जाए। उसे तो हम समझा लेंगे, उसको बिठा के गिरा के समाजी को लगा के समझा लेंगे कि भाई कैसे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमारी संख्या बढ़ेगी पार्लियामेंट में, असेंबली में। भाई ये मांग की ना मैंने आज। निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की। 98% जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें इसमें जब नौकरी आरक्षण आएगा तो फिर पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्लर, जाट, गुर्जर, यादव, लोधी, तमाम जो है, विश्वकर्मा, सैन और तमाम जो शेड्यूल कास्ट की जाति है, इनके बच्चों को भाई नौकरी मिलेगी। ठीक है, जब इनको नौकरी मिलेगी सह संगठित क्षेत्र में, 98% प्राइवेट सेक्टर में, तो इनको जो रोजगार मिलेगा, जेब में पैसे आएंगे। तो मैं जो मांग कर रहा हूँ वैसे थोड़ी कर रहा हूँ, जैसे सरकार नौकरियां खत्म हो रही तो इनको नौकरी रोजगार कहाँ से मिलेगा? कहीं गैर बराबरी खत्म थोड़ी होगी अभी। तो इसलिए मैंने मांग की कि सरकार, मैं बिल भी लेके आया, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो मेरी सारी मांगे वो हैं। मैंने ईवीएम पे मांग पूछा लोगों से, कल लोगों ने कहा ईवीएम बंद होनी चाहिए, तो बैलेट पेपर से चुनाव, इसके लिए यात्रा निकालेंगे हम लोग, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए भी यात्रा निकालेंगे। कमर कसी है अभी हमने। मैं जिस समय आपका भाषण चल रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कोई ट्रैक्टर लेकर के आया तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कैसे आया, कहाँ से आया। मंच पे आपको ट्रैक्टर दिया गया, उसमें गन्ने लदे हुए थे, मतलब प्रतीकात्मक एक वो बनाने की कोशिश की गई। तो मैंने ये देखा उसमें बड़ी संख्या में जाट थे, गुर्जर थे, कश्यप, सैनी, जो इनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है, मुस्लिम भी पर्याप्त थे। यानी कि जो कभी किसानों का एक कॉम्बिनेशन हुआ करता था, वो कॉम्बिनेशन आपकी रैली में था। तो आपकी भाषा में कहता हूँ, कभी कभी आप कहते हैं तो पश्चिम में किसका इलाज बांध रहे हैं आप? नहीं, इलाज तो अपना बांध रहे हैं। अच्छा, बीमार हम ही है ना। हाँ। भाई बीमार हम है, और अपना इलाज बांधेंगे, अपनी दवाई करेंगे, तभी तो सुरक्षित होंगे ना, तभी स्वस्थ होंगे ना भाई। बीमार क्यों है कि आज भी आजादी के 75 साल बाद भी बीजेपी कांग्रेस की सत्ताओं ने हमें ये दिया है कि आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए आवास बन रहे हैं। क्योंकि मैं लोकसभा का सांसद हूँ, तो दिशा कमेटी मीटिंग बैठता हूँ, तो मैं चेक कराता हूँ कि इस बार 900 का टारगेट आया, इस बार 1000 टारगेट था। मैं कह रहा हूँ अभी तक आपको लगा ही नहीं कि इनको मकान की जरूरत है। अभी तक आपको लगा ही नहीं। मैं आपको एक गहरी बात बताऊंगा जो मैंने मंच से नहीं की, किसी कारण छोड़ दी, लेकिन आपके सामने जरूर बताऊंगा। अभी तक हम मकान की व्यवस्था नहीं करा पाए, अभी तक हम अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं कराए, अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करा पाए भाई।
अच्छे कपड़ों की व्यवस्था नहीं करा पाए, अच्छे रोजगार की व्यवस्था नहीं करा, अच्छे स्कूल नहीं बनवा पाए, अच्छे कॉलेज नहीं बनवा पाए, अच्छे अस्पताल नहीं बनवा पाए, तो इस जो सत्ता ने हमें दिया क्या है? जो कहीं कहीं लाख करोड़, 8 लाख 8,736 636 736 करोड़ रुपए के जो बजट उत्तर प्रदेश का, जा कहाँ रहे हैं भाई? कहाँ जा रहे हैं? किसके पेट में जा रहे हैं? गरीबों तक तो नहीं पहुंच रहे। तो अपने लोगों के टैक्स के पैसे का हिसाब मांगने के लिए मैं आज वहां था। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक वो देखा, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनको एक बुंदेलखंड का परिवार आके बता रहा था। मैंने वीडियो देखा काफी दिन पहले, रोया मैं उसको देख के, मैं आपको सच बताऊं, भावुक हुआ। तो महिला कह रही थी, सामंती सर हमें वहाँ चप्पल नहीं पहनने देते। और एक नेता जो है वहाँ, शायद वो आर.डी. प्रजापति थे, वो बता रहे थे उन नेताजी को कि साहब वहाँ बड़ी बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश के एरिया बुंदेलखंड के 7 जिलों में, और जूते नहीं पहनने देते। और वो माँ कह रही थी कि भाई बताइए हमारे आने वाली पीढ़ी अपमान कैसे सहेंगी, कैसे, ये तो बुरा है ये। तो नेताजी ने कहा चप्पल नहीं पहनते, तो उन्होंने इनको चप्पल पहना दी अपने हाथ से। इसी तरह का न्याय हमारे साथ अब तक होता आ रहा है कि अच्छा ठीक है, आपको चोरी होगी तो लो, कितने चोरी हो, 50,000 रुपए लो, 50,000 रुपए लो, मगर जिसने अपराध किया उसे कुछ नहीं। किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है ना। जो चीजें हमारे लिए अपमान है, बाबा साहब ने कहा आदमी भूखा रह सकता है, अपमानित होकर नहीं रह सकता। हम क्या, दलित होना खुद में, अति पिछड़ा होने में अपने आप में एक अपराध है भाई इस देश में, क्योंकि गैर बराबरी का की सीमाएं वहां है। आज जैसे मुसलमान अपने आप को महसूस कर रहे हैं ना कि हम दाढ़ी टोपी धर्म के नाम पे जिस तरह का सलूक हो रहा, हम इस बात को पिछले हजारों साल से सह रहे हैं हम लोग और हमारे पूर्वज। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है हमें पता है। जब सामने वाला कोई बस नहीं चलता हम पे, तो वो हमें हमारी जाति के नाम पे गाली दे के नीचा दिखाने की कोशिश करता, मुकाबला नहीं कर सकता हमारा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसी तरह का न्याय हो रहा है कि ठीक है आपको चप्पल नहीं पहनती तो मैंने आपको पहना दी। और मैं कह रहा हूं, अगर मैं उनकी जगह शक्ति में होता तो चप्पल नहीं पहन दे रहा, उसके गले में चप्पल की माला पहना के ना उसको वहीं घुमाता चौराहे पे। क्या फायदा उस नेता का जो अपने समाज की बहन बेटियों की रक्षा ना कर सके। हम तो अभी नीरज भाई थोड़े से अंदर से मजबूर हैं कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, कभी इनको हराओ इनको दे दो, उनको हराओ इनको दे दो। हमारे लोग नहीं समझ पाए कि भाई किसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को वोट देने से आपका भला नहीं होगा। अपने विचार के व्यक्ति को अपनी शक्ति बनाने से, अपनी ताकत बनाने से, अपना दल बना के मजबूत करने से। देखो उसका उदाहरण बताता हूँ, बाबा साहब ने दल क्यों बनाया? क्या बाबा साहब इतने खाली थे कि दल बना के और वोट के लिए समाज को तैयार करते घूमते? दल तो उस समय कांग्रेस भी था, अकाली भी था, लेफ्ट भी था, मुस्लिम लीग भी थी। तो क्यों बनाया? क्योंकि बाबा साहब ने देखा कि जो हमारी समस्या है तो उनके लिए समस्या ही नहीं है। आज जैसे मुसलमान की समस्या किसी के लिए समस्या ही नहीं है। उसका बुलडोजर चल जाए, उसको उठा के जेल में बंद कर दे, उसको लाठी मार दे, उसकी दाढ़ी पकड़ के वो कर दे, उसकी टोपी उतार कर दे, उसको मस्जिद में ना जाने दे, उसकी मस्जिद को तोड़ दे, उनके लिए समस्या नहीं है ना नेताओं के लिए। ऐसे लिए दलित उनके लिए कभी समस्या रहा ही नहीं, दलितों का स्वाभिमान समस्या रहा ही नहीं, अति पिछड़ों स्वाभिमान समस्या रहा ही नहीं कि उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाए, उनको गांव के बाहर निकाल दे, उनको जूता मार दे, उनको थूक चटवा दे, उनके सब पेशाब कर दें। ये उनके लिए कभी समस्या रही नहीं। लेकिन हमारे लिए क्या है, ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है ना। तो बहुत घाव है भाई, हमारे लोग धीरे धीरे समझ के समझदार हो जाए तो फिर बताएं लोगों को कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किसके लिए बनी थी। राजे रजवाड़े तो जब राजतंत्र तब भी राज करते थे ना, तो गरीबों के लिए था लोकतंत्र। इसमें भी राजे रजवाड़े पैसे वाला के घुस गए तो गरीब पीछे रह गया। इससे षड्यंत्र है, जानबूझ के इसको पैसा इतना इसमें लगा दिया गया कि गरीब का बेटा आगे ना आ सके। और हाँ, षड्यंत्र को हम तो समझते नहीं भाई। तमाम ऐसे तथाकथित बहुजन नेता जिनको ये बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन उतना ही जरूरी है। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ मंचों पर, सदन के अंदर सामाजिक परिवर्तन की भी उतनी बात करते हैं जितनी राजनीतिक परिवर्तन के हिमायती हैं। अब देखना यह होगा कि आपकी ये रैली पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो मैंने आज आगाज देखा, क्योंकि एक्चुअल जो बहुजन कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूं वो मंच पे भी दिख रहा था और पूरे जो वहां पर रैली स्थल था उस रैली स्थल पर भी दिख रहा था। अब ये कितना परिवर्तित होता है पंचायत चुनाव बताएगा, और आगे 2027 जिसके लिए तमाम दल खम भर रहे हैं। और आपने कहा कि अभी तो मैंने केवल एक पैर जमाया है, आगे आगे देखो होता है क्या। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। हालांकि तैयार रहिए, अब मेरे जो विरोधी हैं वो कुछ ना कुछ तो आपको कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो राजेश खन्ना जी का वो गाना याद आता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो जैसे फूले साहब ने कहा
कि अगर परिवर्तन के लिए संघर्ष करोगे तो पहला विरोध घर से ही होगा। बिल्कुल। घर से परिवार के लोग करेंगे, मित्र करेंगे, पत्नी भी कर सकती है, अगर पत्नी इस काम करेगी तो पति भी कर सकता है, शत्रु भी कर सकता है। तो अगर इनसे डर गए तो काम नहीं कर पाएंगे। तो जिसको जो कहना हो करे। मैं लोगों से अपील करूंगा कि एक मौका वो हमें दें, फिर आप फिर ना कर पाए फिर जितना आलोचना कर सकते हैं मैं करें। खुद ही करूंगा। हाँ, लेकिन एक मौका दे, फिर बताएं कि चंद्रशेखर आजाद से अच्छी सेवा उनकी कोई कर सकता है क्या। शुक्रिया।